हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब और कैसे चल रही है आपके लेक्चरर की तैयारी। और जो पशुधन प्रसार अधिकारी वाले बच्चे हैं उनका जो एग्ज़ाम है वो 12 सितंबर को चली गया है, तो उनका भी टाइम है। लेकिन अभी भी आप अपनी जो तैयारी है वो छोड़िएगा नहीं, आपको कंटिन्यू करते रहना है अपनी पढ़ाई को। तो उसी के सीक्वेंस में हम आज करने वाले हैं आरएनए क्या है, उसके टाइप्स कौन कौन से हैं, उसके फंक्शंस क्या हैं, अलग अलग टाइप्स के फंक्शन क्या हैं, उनका स्ट्रक्चर क्या है, कैसे वो रोल प्ले करते हैं अमीनो एसिड और प्रोटीन फॉर्मेशन में, वो हम आज पढ़ने वाले हैं। और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। और लेक्चरर के एग्ज़ाम में तो ये बिल्कुल साफ साफ लिखा है आरएनए एंड टाइप्स ऑफ आरएनए, तो आपको ये अच्छे से पढ़ना है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो आरएनए उसका फुल फॉर्म क्या है, राइबो न्यूक्लिक एसिड। राइबो न्यूक्लिक एसिड है तो इसमें कौन सा शुगर होगा, तो इसमें राइबो शुगर है, ठीक है। और जो आपको मैंने इससे पहले डीएनए पढ़ा था तो वो वैसे ही है सेम, लेकिन इसमें राइबो शुगर होता है, डिऑक्सी की जगह राइबो शुगर होता है। थायमिन जो नाइट्रोजन बेस है उसके जगह पे यूरासिल होता है, और ये सिंगल स्टैंडर्ड होता है। ओके, तो ये आरएनए के बारे में था। और टू प्राइम कार्बन, जो 2 नंबर का कार्बन होता है उसमें एच होता है, ऑक्सीजन नहीं होता है। तो वही इसके बारे में आपको पहले बता चुकी हूँ मैं। तो आज हम इसके सीक्वेंस को करने वाले हैं और इसमें टाइप्स ऑफ आरएनए पढ़ने वाले, कौन कौन से टाइप्स हैं, उनका फंक्शन क्या है वो पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जो टाइप्स होते हैं आरएनए की, वो 2 टाइप्स के होते हैं। एक तो होता है जेनेटिक आरएनए, इसको जीनोमिक आरएनए कहा जाता है। तो क्या होता है कि इन द एब्सेंस ऑफ डीएनए, जहाँ पे डीएनए प्रेजेंट नहीं होता है, तो वहाँ पर क्या होता है, आरएनए वर्क्स एज जेनेटिक मटेरियल, इसीलिए इसका नाम जेनेटिक आरएनए या जीनोमिक आरएनए रखा गया है। तो इसीलिए अभी आरएनए ये जेनेटिक मटेरियल काम करेगा, तो ये क्या करेगा, इन्फॉर्मेशन को ट्रांसफ़र करेगा एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में। तो ये जेनेटिक आरएनए का या जीनोमिक आरएनए का जो एग्जांपल है वो है रियो वायरस। और ये रियो वायरस जो है, देखो, जो आरएनए होता है ना वो सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। क्या होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। लेकिन जो रियो वायरस होता है ना, ये डबल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है। ये भी एक इसका अभी आगे है तो बता रही हूँ मैं आपको। ओके, तो जेनेटिक आरएनए के एग्जांपल हैं रियो वायरस, टोबैको मोज़ेक वायरस और क्यूबी बैक्टीरियोफेज। तो ये इसके एग्जांपल है जेनेटिक आरएनए के। जो दूसरा टाइप है वो नॉन जेनेटिक है, जो जेनेटिक नहीं है, जेनेटिक मटेरियल को ट्रांसफ़र करने में हेल्पफुल नहीं है। तो उसकी जो एग्जांपल है वो 3 टाइप्स के, कौन कौन से, आरआरएनए, राइबोसोमल आरएनए, टीआरएनए, ट्रांसक्रिप्शनल आरएनए और मैसेंजर आरएनए। तो ये 3 टाइप्स के हैं, ये आपने पढ़ा भी होगा और आज हम इसको डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो आरएनए फंक्शंस एज अडेप्टर, स्ट्रक्चर एंड इन सम केसेस कैटालिटिक। देखो, जो एंजाइम जो आरएनए कैटलिस्ट के फॉर्म में काम करते हैं उनको राइबो एंजाइम कहा जाता है, ठीक है। अब फर्स्ट जो हम पढ़ने वाले हैं नॉन जेनेटिक आरएनए में, वो है हमारा आरआरएनए, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले आरआरएनए का फुल फॉर्म है राइबोसोमल आरएनए। दिस आरएनए इज़ 80% ऑफ सेल टोटल आरएनए, मतलब सबसे ज़्यादा जो सेल में वो कौन सा आरएनए प्रेजेंट होता है, आरआरएनए ही प्रेजेंट होता है 80% ऑफ ऑल सेल, ठीक है। पूरे सेल का 80% भाग जो है वो आरएनए प्रेजेंट होगा। आरएनए वॉज डिस्कवर्ड बाय कुंजे ने इसको डिस्कवर किया था। इट इज़ फाउंड इन राइबोसोम, राइबोसोमल है तो मतलब राइबोसोम में प्रेजेंट होता है, और एंड इट इज़ प्रोड्यूस इन न्यूक्लियोलस, और न्यूक्लियोलस में ये प्रेजेंट होता है। इट इज़ द मोस्ट स्टेबल आरएनए, सबसे स्टेबल जो होगा वो आरआरएनए ही प्रेजेंट होगा। दीज आर प्रेजेंट इन 80s टाइप्स ऑफ राइबोसोम इन यूकैरियोटिक सेल। तो जो आरआरएनए है वो राइबोसोम में, यूकैरियोटिक सेल के राइबोसोम में 80s टाइप का होता है। 80s तो मतलब कि 60s और 40s से मिलकर 80s बनता है। तो इन 80s सब यूनिट राइबोसोम देयर आर 3 टाइप्स ऑफ आरएनए। अब ये क्वेश्चन पूछा जाता है
कि जो यूकैरियोटिक जो सेल है उसमें राइबोसोम में कौन सा सब यूनिट प्रेजेंट होता है, कितने टाइप का राइबोसोम प्रेजेंट होता है, ATS का राइबोसोम। ATS किससे बनता है, 60 + 40 से बनता है। अब 40S भी क्या है, वो 3 टाइप से बन रहा है। कौन कौन से, 5S, 5.8S और 28S। ओके, तो 60S में हुआ है 5S, 5.8S और 28S। और वैसे ही जो 40S सब यूनिट है उसमें सिर्फ 1 टाइप का है, वो है 18S। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा भी गया है कंपटीशन एग्ज़ाम में, इसलिए आपको याद करना है कि ATS में जो 60 और 40S है, तो 60 में कौन कौन से है, 5S, 5.8S और 28S। और वैसे ही 40S में क्या होता है, सिर्फ एक टाइप का होता है, वो है 18S का। सो 80S में कितने टाइप्स ऑफ प्रेजेंट हैं, तो 80S जो राइबोसोम है उसमें 4 टाइप के RRNA प्रेजेंट है, 5, 5.8 और 28 और 18S। ठीक है, ये आपको अच्छे से याद करना है। और प्रोकैरियोटिक सेल, जैसे का वो बताया कि जो प्रोकैरियोटिक है उसमें 70S राइबोसोम होता है, और वो किससे मिलके बनता है, 50 और 30S। एक 2018 या 19 का जो लेक्चरर का एग्ज़ाम था उसमें पूछा भी गया था कि 70S या 80S का पूछा गया था कि वो कौन से 2 सब यूनिट से मिलके बनता है। तो 80S हमारा 60 और 40 से मिलके बनता है, और 70S हमारा 50 और 30 से मिलते ही बनता है। और 50S में कितने टाइप्स के RRNA हैं, 2 टाइप्स के, 5S और 23S। 50S में क्या है, 2 टाइप के, 5S और 23S। वैसे ही 30 जो सब यूनिट है उसमें 16S टाइप का RRNA होता है, सिर्फ एक टाइप का होता है, वो है 16S का RRNA। ओके, सो 70S RNA टोटल 3 टाइप का RRNA है। कौन कौन से, 5S, 23S और 16S का। और 80 टाइप में 5S, 5.8S, 28S और 18S, 4 टाइप्स के। और वैसे ही इसमें 50S में 70S का जो राइबोसोम है उसमें 3 टाइप के हैं, 5S, 23S और 16S का। चलो, अब ये तो हमने पढ़ लिया उसके सब यूनिट के बारे में। अब हम इसके पढ़ने वाले हैं फंक्शन क्या है। सबसे पहले तो राइबोसोम का फंक्शन किसमें, तो प्रोटीन सिंथेसिस में ही हेल्पफुल होता है। तो एट द टाइम ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्पफुल होता है। उसमें क्या होता है, उस टाइम पे क्या होता है, RRNA प्रोवाइड अटैचमेंट साइट्स टू tRNA एंड mRNA। जो RRNA है वो अटैचमेंट साइट क्या करता है, प्रोवाइड करता है tRNA को और mRNA को, एंड अटैच दैम ऑन द राइबोसोम में अटैच करता है, तभी तो अमीनो एसिड बनते हैं, फिर प्रोटीन का सिंथेसिस होता है। तो इनको अटैच करने में कौन हेल्पफुल करता है, RRNA हेल्पफुल है। द बॉन्ड फॉर्म बिटवीन दैम आर नोन एज सॉल्ट लिंकेज। ठीक है, और जो बॉन्ड इनके बीच बनेगा वो सॉल्ट लिंकेज है। इट अटैच tRNA टू द लार्जर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम एंड mRNA टू द स्मॉलर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम। तो जो tRNA वो लार्ज सब यूनिट पे अटैच होगा, और जो mRNA वो स्मॉल सब यूनिट पे अटैच होता है। तो ये हमने RRNA के बारे में पढ़ा। अब नेक्स्ट है ट्रांसफ़र RNA, tRNA। इसका स्ट्रक्चर से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और ये हमको पढ़ना है। ठीक है, अब देखो जो RRNA था वो कितना था, 80% था पूरा सेल का। ये कितना है, ये सिर्फ है 10 to 15% टोटल RNA का सिर्फ 10 से 15% ये होता है। इट इज़ सिंथेसाइज इन न्यूक्लियस ऑफ बाय DNA। और ये कहाँ पे सिंथेसाइज होता है, न्यूक्लियस में सिंथेसाइज होता है DNA के द्वारा। इट इज़ ऑल्सो नोन एज सॉल्युबल RNA। इसको सॉल्युबल RNA कहा जाता है, sRNA भी कहा जाता है, क्योंकि सॉल्युबल होता है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज अडेप्टर RNA भी इसका नाम है। इट इज़ द स्मॉलेस्ट RNA, सबसे स्मॉलेस्ट RNA है 4S का RNA। ठीक है, अब फंक्शन क्या है इसका, एट द टाइम ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस
इट एक्ट्स एज अ कैरियर ऑफ अमीनो एसिड, ये अमीनो एसिड को कैरी करता है। डिस्कवरी किसने की है? डिस्कवरी जो टीआरएनए की है वो हॉगलैंड, ज़िमेक्ने और स्टीफेंसन ने किया है। स्ट्रक्चर क्या है इसका? और ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर है और इसके बारे में पूछा भी जाता है। तो जो आपने सुना होगा क्लोवर लीफ मॉडल, क्लोवर लीफ मॉडल किससे रिलेटेड है? टीआरएनए से रिलेटेड है। और ये किसने दिया था? हॉले ने दिया था। इन 2-dimensional structure the tRNA appears as clover leaf like। जो क्लोवर लीफ लाइक लगता है, इसका मतलब क्लोवर की तरह लगता है, इसलिए इसको क्लोवर लीफ मॉडल कहा जाता है। और 3-dimensional स्ट्रक्चर में ये एल शेप का लगता है। ओके, 2-dimensional तो अभी तो क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि जो क्लोवर लीफ मॉडल है वो 2-dimensional है, 3-dimensional है, तो वो 2-dimensional है। और 3-dimensional में कैसे लगेगा? एल शेप लगेगा। और इसका जो किसके द्वारा दिया गया था? किम के द्वारा ही दिया गया था। ओके, द स्ट्रक्चर ऑफ RNA लुक्स लाइक अ क्लोवर लीफ बट इन एक्चुअल स्ट्रक्चर द RNA इज कम्पैक्ट मॉलिक्यूल विच लुक्स लाइक इन्वर्टेड एल। तो वैसे तो अगर हम ऐसे नॉर्मली देखेंगे स्ट्रक्चर RNA का, टीआरएनए का, तो क्लोवर लीफ लगेगा, लेकिन वैसे जो इसका जो स्ट्रक्चर होता है बहुत कॉम्पैक्ट होता है और जो कि इन्वर्टेड एल जैसे लगता है। तो ये जैसे कि आप देख सकते हैं टीआरएनए का स्ट्रक्चर है। एक्सेप्टर आर्म होता है जहाँ पे ACC होता है। कौन सा कोडॉन प्रेजेंट होता है? ACC प्रेजेंट। 3' साइड में। वैसे ही ये DHU लूप है। DHU लूप में कितने होते हैं बेसिस? 18 से 12 बेसिस होते हैं। TSI-C लूप, इसमें 7 बेसिस हैं, एक एक्स्ट्रा आर्म भी है। और रिकग्नाइजेशन लूप है, उसमें 7 बेसिस हैं। तो ये थोड़ा बहुत आपने याद कर लें, थोड़े स्ट्रक्चर जो आपको याद होना चाहिए। और ये एंटीकोडोन नोडॉक, अब इसके बारे में पढ़ते हैं थोड़ा सा। तो मॉलिक्यूल ऑफ टीआरएनए इज़ ऑफ सिंगल स्ट्रैंडेड। टीआरएनए कहता है, आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड, तो टीआरएनए भी सिंगल स्ट्रैंडेड, ऐसे याद रखिए। देयर आर प्रेजेंट 3 न्यूक्लियोटाइड्स इन अ पर्टिकुलर सीक्वेंस एट 3 एंड ऑफ टीआरएनए। तो यहाँ पर 3 एंड पे कौन सा न्यूक्लियोटाइड होता है? 3 न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट है। कौन कौन से? ACC, एडेनिन, साइटोसिन। ओके, एंड दैट सीक्वेंस इज CCA सीक्वेंस है। ऑल द 5 एंड्स लास्ट एंड आर हैविंग ग्वानिन। जो भी 5 एंड होगा उस पर क्या होता है? ग्वानिन प्रेजेंट होता है। ठीक है, यहाँ पे 5G है तो ग्वानिन प्रेजेंट होगा, बहुत इम्पॉर्टेंट। 3 एंड इज़ नोन एज एक्सेप्टर एंड। जो 3 प्राइम एंड है उसको 3' एंड, उसको एक्सेप्टर एंड कहते हैं। टीआरएनए एक्सेप्ट अमीनो एसिड एक्सेप्टर पॉइंट्स अमीनो एसिड बाइंड टू 3 प्राइम एंड बाय इट्स COOH ग्रुप। तो अमीनो एसिड कहाँ पे ज्वाइन करेंगे? ये 3 एंड पे, और किससे अटैच होंगे? COOH ग्रुप से। द मॉलिक्यूल ऑफ टीआरएनए इज़ फोल्डेड एंड ड्यू टू फोल्डिंग सम कॉम्प्लीमेंट्री नाइट्रोजनस बेसिस कम अक्रॉस विच विद ईच अदर फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड। अब क्या होगा? जो टीआरएनए है वो फोल्डेड होता है, फोल्डेड होने की वजह से क्या होता है? इसमें कॉम्प्लीमेंट्री नाइट्रोजन बेसिस जो है वो एक दूसरे से अटैच हो जाते हैं और हाइड्रोजन बॉन्ड क्या करते हैं? बन जाता है उनके बीच। देयर आर सम प्लेसेस वेयर हाइड्रोजन बॉन्ड आर नॉट फॉर्म, दीज प्लेसेस आर नोन एज लूप। और जहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बन रहे हैं तो उनको क्या कहा जाता है? ये लूप कहा जाता है। ये आप देख सकते हैं ये नाइट्रोजन बेसिस हैं, इनके बीच क्या बन गया? इनके बीच बन गया है हाइड्रोजन बॉन्ड।
इनके बीच हाइड्रोजन बॉन्ड बन गया है, ठीक है, इनके बीच हाइड्रोजन बॉन्ड बन गया है। लेकिन जहाँ पर ये हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं हो रहा है, नहीं फॉर्म हो रहा है, तो वहाँ पे उस एंड को क्या बोला जाता है? लूप कहा जाता है। अब लूप्स कौन से हैं? There are some abnormal nitrogen bases in the loop. That is why hydrogen bonds are not formed. तो वहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड क्यों नहीं बन रहे हैं? क्योंकि वहाँ पर एबनॉर्मल नाइट्रोजनस बेसिस हैं, जो कि नाइट्रोजनस बेसिस की तरह लगते हैं लेकिन है नहीं। इनोसिन, सूडोयूरेसिल और डाईहाइड्रोयूरिडीन। DHU मतलब डाईहाइड्रोयूरिडीन। तो डाईहाइड्रोयूरिडीन में 10 से 12 बेसिस हैं और साई लूप में 7 बेसिस हैं, और वैसे ही है रिकॉग्नाइजेशन लूप 7 बेसिस। तो इनोसिन, सूडोयूरेसिल और डाईहाइड्रोयूरिडीन, तो इनकी वजह से ये क्या है? एबनॉर्मल नाइट्रोजनस बेसिस हैं, और इसकी वजह से क्या होता है? नाइट्रोजन बॉन्ड्स नहीं फॉर्म होते हैं वहाँ पे, इसलिए वहाँ पे लूप बन जाते हैं। अब फर्स्ट इसको अटैचमेंट लूप को कहा जाता है, TCC लूप। दिस लूप कनेक्ट्स tRNA टू द लार्जेस्ट सब यूनिट ऑफ राइबोसोम। तो TCC लूप है वो क्या होता है? उसको अटैचमेंट लूप कहा जाता है। अटैचमेंट लूप क्यों? क्योंकि वो अटैच होगा राइबोसोम के लार्जेस्ट सब यूनिट से। वैसे ही रिकॉग्नाइजेशन लूप और एंटीकोडोन लूप इसको कहा जाता है। This is the most specific loop of tRNA and different types of tRNA are different due to this loop. अब जो tRNA होता है वो अलग अलग हो सकते हैं स्ट्रक्चर में, तो ये किसकी वजह से होता है? ये जो होता है ये एंटीकोडोन लूप की वजह से ही होता है। There is a specific sequence of 3 nucleotides called anticodon is present at the end of this loop. और यहीं पर क्या होता है? जैसे 3 ये करे हुए ना डैश, यहाँ पे 3 न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट होंगे, इसको एंटीकोडोन लूप कहा जाता है। ऑन द बेसिस ऑफ एंटीकोडोन देयर आर टोटल 61 टाइप्स ऑफ tRNA। तो मतलब इसी की वजह से यहाँ पे क्या है? 3 अलग अलग टाइप के न्यूक्लियोटाइड्स हैं, और इसी की वजह से इसको क्या कहा जाता है? एंटीकोडोन लूप कहा जाता है। और ये कितने टाइप्स के होते हैं? 61 टाइप्स के होते हैं tRNA। इसका मतलब 61 टाइप्स ऑफ tRNA मतलब उनकी जो एंटीकोडोन लूप है वहाँ पे अलग अलग 3 न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट होते हैं, इसकी वजह से ये 61 टाइप्स के हो गए। tRNA रिकॉग्नाइजेस इट्स प्लेस ऑन mRNA विद द हेल्प ऑफ एंटीकोडोन। तो tRNA क्या करता है? अपना जगह mRNA पे देखेगा, और किसकी वजह से देखेगा? एंटीकोडोन की वजह से ही देखेगा। द एंटीकोडोन ऑफ tRNA रिकॉग्नाइज इट्स कम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस ऑफ mRNA। अब mRNA क्या करता है? mRNA लेके आता है न्यूक्लियोटाइड्स, और न्यूक्लियोटाइड लेके आएगा तो जो tRNA का एंटीकोडोन लूप है वो क्या करेगा? mRNA से सीक्वेंस, जो कम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस, आपको तो पता ही होगा ना कि प्यूरिन AGCT, ठीक है, तो ये क्या है? ये प्यूरिन है, ये पिरामिडीन्स है, तो प्यूरिन का बॉन्ड पिरामिडीन से बनेगा। कैसे बनता है? वैसे अगर DNA में देखा जाए तो AT और GC से बनता है, ठीक है, लेकिन थायमिन की जगह क्या है? RNA में यूरेसिल है, तो इसके जहाँ पर A होगा वहाँ पे U जुड़ जाएगा, यहाँ पे जहाँ पे C है वहाँ पे C जुड़ जाएगा, यहाँ पे C है वहाँ पे G जुड़ जाएगा। तो ऐसे एंटीकोडोन mRNA क्या करेगा? न्यूक्लियोटाइड्स को लेके आएगा, और जो tRNA है वो उसका जो एंटीकोडोन लूप है वो न्यूक्लियोटाइड्स के कम्प्लीमेंट्री सीक्वेंसेस को ढूंढेगा, और जो कम्प्लीमेंट्री सीक्वेंसेस होता है उनको कोडोन कहा जाता है। तो ये हो गया एंटीकोडोन लूप का बात। अब DHU लूप क्या है? DHU क्यों बोला इसको? आपको क्या बोला था मैंने? वहाँ पे डिहाइड्रोयूरिडीन होता है। कौन सा न्यूक्लियोटाइड्स होता है? एबनॉर्मल न्यूक्लियोटाइड होता है वहाँ पे डिहाइड्रोयूरिडीन, इसलिए इसको DHU लूप कहा जाता है। इसका काम क्या है? इसका काम है, इट इज़ ऑल्सो नोन एज अमीनो एसाइल सिंथेटेज रिकॉग्नाइजेशन लूप। अमीनो एसाइल सिंथेटेज रिकॉग्नाइजेशन लूप। अब क्या करेगा ये? काम क्या करेगा?
अमीनो एसाइल सिंथेटेज इज़ अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ एंजाइम। ये क्या है? एक एंजाइम है। द फंक्शन ऑफ दिस एंजाइम इज़ टू एक्टिवेट अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ अमीनो एसिड। और इस एंजाइम का काम क्या है कि ये एक्टिवेट करेगा स्पेसिफिक टाइप ऑफ अमीनो एसिड को। और आफ्टर एक्टिवेशन दिस एंजाइम अटैच द अमीनो एसिड। और जब ये एक्टिवेट हो जाएगा ये एंजाइम, तो ये क्या करेगा? ये अटैच हो जाएगा अमीनो एसिड से एट द अमीनो एसिड टू द 3 एंड ऑफ द tRNA। और जब जैसे ही अमीनो एसिड का जैसे ही एंजाइम एक्टिवेट हुआ, वो अमीनो एसिड को क्या करेगा? अटैच कर देगा किस कहाँ पे? 3' एंड पे tRNA के। तो इसका काम ये है। तो DHU लूप का काम क्या है? यहाँ पे DHU लूप इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे डाईहाइड्रोक्सीयूरिडीन एबनॉर्मल न्यूक्लियोटाइड है। और यहाँ पे इसको अमीनो एसाइल सिंथेटेज रिकॉग्नाइजेशन लूप भी कहा जाता है। अमीनो एसाइल सिंथेटेज एक एंजाइम है जो क्या करेगा? जो अमीनो एसिड को एक्टिवेट करेगा। और जब ये एक्टिवेट करेगा तो ये क्या करेगा? ये अमीनो एसिड को अटैच करता है कहाँ पे? 3' एंड पे tRNA के। देयर आर 20 टाइप्स ऑफ एंजाइम्स फॉर 20 टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड। तो 20 अमीनो एसिड है, तो 20 अमीनो एसिड के लिए 20 टाइप्स के एंजाइम्स भी आएंगे। द फंक्शन ऑफ DHU लूप इज़ टू रिकॉग्नाइज द स्पेसिफिक अमीनो एसाइल सिंथेटेज एंजाइम। तो इसका काम क्या है? DHU लूप का काम ये क्या करेगा? ये रिकॉग्नाइज करेगा, पहचानेगा जो स्पेसिफिक अमीनो एसाइल सिंथेटेज एंजाइम है उनको, और उसको जो एंजाइम उससे रिलेटेड है उसी एंजाइम को वो उसी अमीनो एसिड से क्या करेगा? अटैच करेगा। तो ये तो tRNA की बात हो गई। अब tRNA के बाद है mRNA की बात। mRNA में क्या होता है? द mRNA इज़ सबसे कम जो होगा, वो सबसे कम क्या है? mRNA है। कितना है ये? 5.11 से 5% ऑफ सेल। तो सेल में जितना भी टोटल RNA होगा उसका सिर्फ 1 से 5% ही mRNA होता है। और ये बहुत अनस्टेबल होता है, बहुत लीस्ट स्टेबल, मतलब एकदम से डिस्ट्रॉय हो जाता है। ठीक है। इसको डिस्कवरी किसने की थी? मैसेंजर RNA वॉज डिस्कवर्ड बाय हक्सले, वॉल्किन और एस्ट्राचेन। इन्होंने इसकी खोज की थी। द नेम, और जो नेम है वो किसने दिया है? वो जैकब और मोनार ने दिया है। तो जो डिस्कवरी की है वो हक्सले ने की है, और जो नाम दिया है वो जैकब और मोनार ने दिया है mRNA का। द mRNA इज़ प्रोड्यूस बाय जेनेटिक DNA इन न्यूक्लियस। जो DNA है न्यूक्लियस में, देखो जो tRNA उसका भी तो वो कर रहा है ना, उसको भी कौन बना रहा है? DNA बना रहा है। तो और mRNA को भी DNA ही बना रहा है। न्यूक्लियस में बनेगा पहले mRNA, फिर वो साइटोप्लाज्म में आता है, साइटोप्लाज्म में वो काम करता है। दिस प्रोसेस इज़ नोन एज ट्रांसक्रिप्शन। आपने पढ़ा होगा ना, पहले DNA है, DNA से RNA बनेगा, और RNA से क्या बनता है? प्रोटीन बनता है, प्रोटीन। तो DNA से RNA की प्रोसेस को क्या बोलते हैं? ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। तो यही लिखा है कि जब DNA से mRNA बनता है तो उसको ट्रांसक्रिप्शन कहा जाता है, और RNA से प्रोटीन बनेगा तो ट्रांसलेशन कहा जाता है। और ये प्रोसेस जो ये इसको सेंट्रल डॉगमा कहा जाता है। ठीक है। तो DNA से mRNA बनने की प्रोसेस को क्या जाता है? ट्रांसक्रिप्शन। और ये तो मैंने आपको पहले ही बता देते, इट इज़ अ लीस्ट स्टेबल RNA। ये सबसे कम स्टेबल होता है। सॉल्युबल कौन था? tRNA था। लीस्ट स्टेबल कौन है? RNA। बोथ DNA RNA आर एबल टू म्यूटेट। जो म्यूटेशन देखो DNA में भी हो सकता है और RNA में हो सकता है, लेकिन RNA क्या है? अनस्टेबल है। जो RNA तो बहुत अनस्टेबल होता है, इसलिए तो DNA जेनेटिक मटेरियल, क्योंकि जेनेटिक क्या है? DNA क्या है? स्टेबल होता है, लेकिन जो RNA वो बहुत अनस्टेबल है। और ये क्या करता है? म्यूटेट अपने आप को क्या करता है? म्यूटेट करता है बहुत जल्दी, फास्टर को। इसीलिए तो क्या होता है? वायरस हैविंग RNA जीनोम एंड हैविंग शॉर्टर लाइफ स्पैन म्यूटेट एंड इवॉल्व फास्टर। जैसे आपने कहा होगा ना कि वायरस का नया वेरिएंट आ गया, तो वेरिएंट क्या, उसमें वो म्यूटेशन होता जा रहा है। तो इसीलिए क्या होता है? उनमें जेनेटिक मटेरियल भी RNA होता है, तो उसी वजह से क्या होता है? RNA अनस्टेबल है और इसमें म्यूटेशन होता है बहुत जल्दी, फास्टर। RNA वॉज द फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल। लेकिन जो सबसे पहले जो जेनेटिक मटेरियल की खोज की थी ना, तो DNA तो बाद में बना है, पहले RNA ही बना हुआ है। ठीक है।
अब हम थोड़ा और पढ़ते हैं mRNA के बारे में। फॉर्मेशन ऑफ RNA ओवर DNA टेम्पलेट इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन। तो DNA से ही तो mRNA बनता है ना, और ये इस प्रोसेस को ट्रांसक्रिप्शन कहा जाता है। आउट ऑफ 2 DNA स्ट्रैंड ओनली 1 स्ट्रैंड पार्टिसिपेट इन ट्रांसक्रिप्शन इज कॉल्ड एंटीसेंस स्ट्रैंड। आपको पता है कि जो DNA है वो क्या है, डबल स्टैंडर्ड है, लेकिन जो एक स्टैंड है जो उसको कॉपी करेगा, जिसको कॉपी किया जाएगा, तो वो एंटीसेंस स्ट्रैंड होता है। एंटीसेंस स्ट्रैंड भी बोलते हैं इसको टेम्पलेट स्ट्रैंड भी बोलते हैं, इसको कोडिंग स्ट्रैंड भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपको समझ आ गया होगा। इफ़ बोथ स्ट्रैंड एक्सेप्ट एज टेम्पलेट ड्यूरिंग ट्रांसलेशन दे विल कोड फॉर RNA मॉलिक्यूल डिफरेंट सीक्वेंस। देखो अब क्या होगा, वैसे तो सिर्फ एक ही जो DNA है उसका सिर्फ एक ही स्टैंड है, वो कोड किया जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर दोनों स्टैंड टेम्पलेट की फॉर्म में ट्रांसक्रिप्शन में हो रहा है तो क्या हो जाएगा, RNA पे डिफरेंट सीक्वेंस बन जाएंगे, और वो सीक्वेंस अलग बन जाएंगे तो प्रोटीन भी अलग बन जाएगा। तो इस वजह से क्या होता है, 2 RNA मॉलिक्यूल हो जाएंगे, इसलिए इसको डबल स्टैंडर्ड RNA बन जाता है। अ जीन इज़ डिफाइंड एज द, आपको जैसे पता होगा कि जो इनहेरिटेंस, फंक्शनल यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस क्या है, जीन है। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू लिटरली डिफाइन अ जीन इन टर्म्स ऑफ DNA सीक्वेंस बिकॉज अ DNA सीक्वेंस कोडिंग फॉर tRNA और RNA मॉलिक्यूल ऑल्सो डिफाइन एज जीन। बस आपको ये जानना है कि जो फंक्शनल यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस क्या है, जीन है, और जो सेगमेंट ऑफ DNA ट्रांसक्रिप्शन में हेल्पफुल होता है उसको सिस्टोन कहा जाता है। RNA पॉलीमरेज एंजाइम इज इन्वॉल्व इन ट्रांसक्रिप्शन। तो ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है, RNA पॉलीमरेज एंजाइम जो है वो रोल प्ले करता है। और इन यूकैरियोट देयर आर 3 टाइप्स ऑफ RNA पॉलीमरेज। और जो RNA पॉलीमरेज यूकैरियोट में होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से, RNA फर्स्ट, RNA पॉलीमरेज सेकंड, RNA पॉलीमरेज थर्ड। RNA पॉलीमरेज फर्स्ट में क्या होता है, 20S राइब 20S का rRNA होता है। ठीक है, जो RNA पॉलीमरेज फर्स्ट वो 20S RNA होगा, और इसमें क्या होता है, इसमें 28S का rRNA होगा, 18S का rRNA और 5.8S का rRNA का सिंथेसिस होगा। पॉलीमरेज सेकंड क्या करता है, mRNA के सिंथेसिस में हेल्पफुल है, और पॉलीमरेज थर्ड क्या है, tRNA की सिंथेसिस में, 5S RNA की सिंथेसिस में, और SNRNA की सिंथेसिस में हेल्पफुल है। ओके, इन यूकैरियोट्स RNA पॉलीमरेज एंजाइम इज मेड अप ऑफ 10 to 15 पॉलीपेप्टाइड चेंज। जो यूकैरियोट्स है उसमें RNA पॉलीमरेज लगभग जो एंजाइम है वो किससे बना होता है, 10 से 15 पॉलीपेप्टाइड चेन्स का बना होता है। प्रोकैरियोट्स हैव ओनली 1 टाइप ऑफ RNA पॉलीमरेज। जो देखो हमारा जो यूकैरियोट है हमें 3 टाइप्स का पॉलीमरेज है, लेकिन जो प्रोकैरियोट है उसमें सिर्फ एक ही टाइप का RNA पॉलीमरेज है, और वही RNA पॉलीमरेज क्या करेगा, अलग अलग टाइप्स के RNA को सिंथेसाइज करेगा। RNA पॉलीमरेज ऑफ E. coli हैव 5 पॉलीपेप्टाइड चेन्स। अब ये भी आपको याद रखना है कि जो RNA पॉलीमरेज जो E. coli का है उसमें कितने पॉलीपेप्टाइड चेन्स हैं, 5 पॉलीपेप्टाइड चेन्स हैं। ठीक है, B, A, अल्फा एंड सिग्मा। सिग्मा पॉलीपेप्टाइड चेन इज ऑल्सो नेम एज सिग्मा फैक्टर। तो सिग्मा को क्या बोला था, पॉलीपेप्टाइड चेन को सिग्मा फैक्टर भी कहा जाता है। तो जो कोर एंजाइम होगा, कोर एंजाइम कौन कौन से हैं, बीटा डैश, अल्फ़ा डैश। ठीक है, और प्लस सिग्मा, तो ये बनाएंगे RNA पॉलीमरेज। ओके, अब
जो mRNA है उसका ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस क्या होता है, इसमें क्वेश्चन भी बहुत आता है। इसमें 3 टाइप्स की 3 जो हैं प्रोसेस हैं। कौन कौन से? एक है इनिशिएशन, जहाँ पे शुरू होगा, दूसरा है इलोंगेशन और तीसरा है टर्मिनेशन। तो mRNA का जो ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस है उसमें तीन स्टेप्स हैं। कौन कौन से? इनिशिएशन, इलोंगेशन और टर्मिनेशन। तो चलिए अब सबसे पहले इनिशिएशन करेंगे कि कहाँ पर जो ट्रांसक्रिप्शन है वो शुरू होगा। तो डीएनए हैज़ अ प्रोमोटर साइट और इनिशिएशन साइट। तो डीएनए में एक साइट होता है जिसको क्या बोला जाता है? प्रोमोटर साइट बोला जाता है या इनिशिएशन साइट बोला जाता है, जहाँ पर कि ट्रांसक्रिप्शन शुरू होगा। और वहाँ पर एक टर्मिनेटर साइट भी होता है जिसको जहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन स्टॉप भी होगा। ठीक है, तो ये डीएनए में ऑलरेडी होते हैं। अब सिग्मा फैक्टर क्या होता है? सिग्मा फैक्टर रिकॉग्नाइज द प्रोमोटर साइड ऑफ डीएनए। अब डीएनए का जो प्रोमोटर साइड है वो कौन सर्च करेगा, वो कौन ढूंढेगा? वो सिग्मा फैक्टर ढूंढेगा, जो कि क्या है? आरएनए पॉलीमरेज होता है ना, वही सिग्मा फैक्टर ढूंढेगा। विद द हेल्प ऑफ सिग्मा फैक्टर आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम अटैच टू अ स्पेसिफिक साइट ऑफ डीएनए। अब जो इनिशिएशन साइट है वहाँ पे क्या होगा? सिग्मा फैक्टर क्या करेगा? सिग्मा फैक्टर की हेल्प से जो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम है वो क्या करेगा? डीएनए की स्पेसिफिक साइट पर अटैच हो जाएगा, जिसको कि प्रोमोटर साइट कहा जाता है। तो ट्रांसक्रिप्शन का जहाँ पर इनिशिएशन साइट है उसका पता लगा दिया सिग्मा फैक्टर ने। उसके बाद वहाँ पे क्या होगा? वहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज अटैच होगा और उसको क्या कहेंगे? प्रोमोटर साइट। इन प्रोकैरियोट्स बिफोर द 10 नाइट्रोजन बेसिस इन प्रोकैरियोट। अब प्रोकैरियोट की बात हो रही है। देखो प्रोकैरियोट्स में क्या होता है? बिफोर द 10 नाइट्रोजन बेस फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट अ सीक्वेंस ऑफ 6 पेयर्स इज प्रेजेंट ऑफ डीएनए। अब प्रोकैरियोट्स में क्या होता है कि जो 10 नाइट्रोजन बेसेस होता है ना, उनसे पहले क्या होता है? एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है जहाँ पर कि क्या होता है? 6 बेस पेयर्स होते हैं। कौन से? TAT, टैट बॉक्स। ठीक है, डीएनए में प्रेजेंट होता है प्रोकैरियोट्स में। इसको प्रिब्नो बॉक्स कहा जाता है। तो स्टार्टिंग पॉइंट वो जहाँ पे प्रेजेंट होता है 10 बेस पेयर से पहले, 10 बेस पेयर से पहले एक 6 बेस पेयर का सीक्वेंस प्रेजेंट होता है। क्या है? TAT। इसको कहा जाता है प्रिब्नो बॉक्स, जो कि डीएनए में प्रेजेंट होगा। ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट। और यूकैरियोट में 20 नाइट्रोजन बेस 7 बेस पेयर का होगा। इसमें 6 बेस पेयर का है, इसमें 7 बेस पेयर का है, टाटा बॉक्स। तो प्रोकैरियोट्स में क्या है? टैट बॉक्स। और यूकैरियोट्स में है टाटा बॉक्स। और कितने बेस पेयर के? प्रोकैरियोट में 10 बेस पेयर्स के बाद है और नाइट्रोजन बेस के बाद है, और इस यूकैरियोट में क्या है? 20 नाइट्रोजन बेस पेयर्स के बाद है। और यूकैरियोट्स में इस बॉक्स को क्या कहा जाता है? टाटा बॉक्स कहा जाता है या हॉगनेस बॉक्स कहा जाता है। तो आपको पता होना चाहिए कि प्रिब्नो बॉक्स प्रोकैरियोट्स में है और टाटा बॉक्स या हॉगनेस बॉक्स क्या है? यूकैरियोट्स में है। एट प्रमोटर साइड, जहाँ पर ये स्टार्ट होगा, प्रमोटर साइड होगा, वहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम क्या करेगा? ब्रेक करेगा हाइड्रोजन बॉन्ड को बिटवीन 2 डीएनए स्ट्रैंड्स एंड सेपरेट देम। अब जब ट्रांसक्रिप्शन होता है, ट्रांसक्रिप्शन में सबसे पहले इनिशिएशन साइट देखी। इनिशिएशन साइट पे सबसे पहले सिग्मा फैक्टर अटैच की वजह से क्या होगा? आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम अटैच होगा वहाँ पे। और वहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट देखेंगे पहले। यूकैरियोट्स में 10 बेस नाइट्रोजन बेसिस के वहाँ पे टैट बॉक्स होगा, इसको प्रिब्नो बॉक्स कहता है। यूकैरियोट्स में 20 नाइट्रोजन बेस के बाद से पहले स्टार्टिंग पॉइंट होगा, जिसको टाटा बॉक्स कहा जाता है या हॉगनेस बॉक्स कहा जाता है।
अब यहाँ से क्या होगा कि जब प्रोमोटर साइड पे आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम अटैच्ड हो गया तो वो क्या करेगा, वो हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ेगा, और हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ेगा तो दो जो डीएनए स्ट्रैंड हैं वो क्या हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे। वन ऑफ द स्ट्रैंड टेक्स पार्ट इन ट्रांसक्रिप्शन, और जो ट्रांसक्रिप्शन है वो शुरू हो जाएगा, और जो ट्रांसक्रिप्शन होता है वो 3 प्राइम 5 प्राइम 3 प्राइम डायरेक्शन में होता है। ठीक है, राइबो न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट कम टू लाई ऑपोजिट कॉम्प्लीमेंट्री नाइट्रोबेसिस ऑफ एंटीसेंस स्ट्रैंड। तो एंटीसेंस जो स्ट्रैंड है, जो टैबलेट स्ट्रैंड है, उसी के ऑपोजिट में जो कॉम्प्लीमेंट्री नाइट्रोजन बेसिस क्या होंगे, लगे रहते हैं। These ribonucleotides प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ ट्राइफॉस्फेट्स, और जो राइबोन्यूक्लियोटाइड्स होते हैं वो किसके फॉर्म में होते हैं, ट्राइफॉस्फेट के। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ग्वानिन ट्राइफॉस्फेट, यूरैसिल ट्राइफॉस्फेट, साइटोसिन ट्राइफॉस्फेट, तो ट्राइफॉस्फेट के फॉर्म में प्रेजेंट होंगे। व्हेन दे आर यूज्ड इन ट्रांसक्रिप्शन पायरोफॉस्फेटेज हाइड्रोलेज 2 phosphate form each activated nucleotide, these energy release, मतलब कि जो पायरोफॉस्फेटेज हाइड्रोलेज है वो अलग अलग होते रहते हैं, और इससे क्या एनर्जी निकलती है, और यही एनर्जी क्या होता है, यूज़ होता है ट्रांसक्रिप्शन में। अब देखो, इनिशिएशन तो हो गया, शुरू हो गया, अब इसका इलॉन्गेशन होगा। आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम स्टेबलाइज फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बिटवीन एडजेसेंट राइबोन्यूक्लियोटाइड्स, और जो भी राइबोन्यूक्लियोटाइड्स बड़े हैं उनके बीच में क्या हो जाएगा, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड स्टेबलाइज होगा। ठीक है, सिग्मा फैक्टर सेपरेट एंड कोर एंजाइम्स मूव अलोंग द एंटीसेंस स्ट्रैंड टिल इट रिचेस टर्मिनेटर साइड, और यहाँ पे क्या होता है, सिग्मा फैक्टर जो है वो सेपरेट करता है, और जो कोर एंजाइम है वो एंटीसेंस स्ट्रैंड में चलता रहता है जब तक कि क्या हो जाए, टर्मिनेटर साइड तक ना पहुँच जाए, और लास्ट में टर्मिनेशन हो जाता है। टर्मिनेशन कैसा होता है, व्हेन आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम रीच एट टर्मिनेटर साइट इट्स सेपरेट फ्रॉम द डीएनए टेम्पलेट। अब जैसे ही आरएनए पॉलीमरेज क्या है, लास्ट में टर्मिनेटर साइट पे पहुँचेगा तो वहाँ पे वो डीएनए टेम्पलेट से अलग हो जाएगा। टर्मिनेटर साइट पे क्या होता है, नाइट्रोजन बेसेस आर प्रेजेंट एट इन अ पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस में प्रेजेंट होते हैं नाइट्रोजनस बेसिस। तो नाइट्रोजनस पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस क्या है, मतलब कि जो आगे से भी पढ़ेंगे तो सेम लगेगा और पीछे से भी पढ़ेंगे तो सेम रहेगा, तो ऐसे सीक्वेंस को पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस कहा जाता है। इन मोस्ट केसेस आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम एक्ट एज टर्मिनेटर साइट्स। तो मोस्ट केसेस में क्या होता है कि आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम्स क्या करता है, रिकॉग्नाइज करता है टर्मिनेटर साइट को, और ये फिर आरएनए के सिंथेसिस को बंद कर देता है। लेकिन प्रोकैरियोट में क्या होता है, इट रिकॉग्नाइज द टर्मिनेट साइट विद द हेल्प ऑफ रो फैक्टर। तो रो फैक्टर है वो किस में आएगा, प्रोकैरियोट में आएगा। रो फैक्टर क्या करेगा, वो टर्मिनेटर साइट को रिकॉग्नाइज करने में हेल्पफुल होता है। ओके, रो फैक्टर इज स्पेसिफिक प्रोटीन विच हेल्प्स आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम टू रिकॉग्नाइज द टर्मिनेट साइट। तो प्रोकैरियोट्स में क्या है, एक ये रो फैक्टर क्या है, एक स्पेसिफिक प्रोटीन है जो कि आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम को हेल्प करता है कि वो टर्मिनेटर साइट को रिकॉग्नाइज करे। तो ये है कोर एंजाइम। ठीक है, ये कोर एंजाइम है जो किससे बनता है, बी डैश अल्फ़ा अल्फ़ा डैश कोर एंजाइम है, और ये सिग्मा फैक्टर है। इससे क्या बन जाएगा, आरएनए पॉलीमरेज बन जाएगा। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्रोमोटर साइट इन्होंने देख लिया। अब ये सिग्मा फैक्टर क्या करेगा, मूव करेगा। उसके बाद लास्ट में टर्मिनेटर साइड आ जाएगा, और इसकी वजह से कोर एंजाइम जो रिलीज लास्ट में जो कोर एंजाइम है वो अलग हो जाएगा। ठीक है, तो ये ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट्स है।
प्रोकैरियोट्स में जो ट्रांसक्रिप्शन वो डिस्कवर किसने किया था? शार्प एंड रॉबर्ट्स ने डिस्कवर किया था, और इसके लिए इनको नोबेल प्राइजेस भी मिला है 1993 में। जीन विच कंटेन्स नॉन फंक्शनल पार्ट अलॉन्ग विथ फंक्शनल पार्ट इज नोन एज स्प्लिट जीन। अब ऐसे जीन जहाँ पे कि फंक्शनल और नॉन फंक्शनल दोनों जीन्स एक साथ प्रेजेंट होते हैं, तो ऐसे जीन को क्या कहा जाता है? स्प्लिट जीन कहा जाता है। और जो नॉन फंक्शनल जीन है उनको क्या कहा जाता है? इंट्रॉन्स कहा जाता है। और जो फंक्शनल जीन है उनको एक्सॉन कहा जाता है। फंक्शनल जीन को एक्सॉन कहा जाएगा और नॉन फंक्शनल जीन को इंट्रॉन कहा जाएगा। अब क्या होगा? ट्रांसक्रिप्शन में जो स्प्लिट जीन है अब ये स्प्लिट जीन क्या करता है? आरएनए बनाएगा, और आरएनए ही क्या करता है? कोडिंग और नॉन कोडिंग सीक्वेंस बनाने में हेल्पफुल होता है। और जो पहला जो देखो एमआरएनए बनता है ना, एमआरएनए से पहले एक बनता है हेट्रोजेनस न्यूक्लियर आरएनए, जिसमें कि एक्सॉन्स और इंट्रॉन्स दोनों होंगे। जब तक इसमें अलग नहीं किया जाएगा इंट्रॉन्स को, तब तक ये हेट्रोजेनस न्यूक्लियर आरएनए ही कहा जाएगा। जैसे ही इंट्रॉन्स को हटा देंगे, जो नॉन फंक्शनल जीन है वो हटा देंगे, तो उसके बाद तब वो क्या हो जाएगा? एमआरएनए बन जाएगा। अब जो ये हेट्रोजेनस आरएनए होता है ना, बहुत अनस्टेबल होता है। अब यहाँ पे क्या होगा? 7 मिथाइल ग्वानोसिन इज एडेड टू इट्स 5 प्राइम एंड। ये भी लेक्चर में पूछा गया है कि जो मिथाइल ग्वानोसिन है वो कौन से एंड पे ऐड किया जाता है? तो 5 प्राइम एंड पे ऐड किया जाता है। एंड अ कैप लाइक स्ट्रक्चर इज फॉर्म, और यहाँ पे एक कैप लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है इसकी वजह से। तो हेट्रोजेनस जो आरएनए है उसमें क्या हो जाएगा? जो 5 एंड है उस पर 7 मिथाइल ग्वानोसिन क्या हो जाएंगे? अटैच हो जाएंगे, और ये एक टोपी की तरह स्ट्रक्चर बनाएगा। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? इट इज़ कॉल्ड एज कैपिंग। इसको कैपिंग कहा जाता है। एंड 20 न्यूक्लियोटाइड्स ऑफ एडेनाइलिक एसिड आर एडेड टू 3 प्राइम एंड, और 3 प्राइम एंड पे क्या हो जाएगा? 200 न्यूक्लियोटाइड्स क्या है वो जुड़ जाएंगे, और इसकी वजह से क्या हो जाएगा? जिसके बाद जो पूंछ बनेगी वो क्या हो जाएगी? पॉली ए टेल कहा जाता है। पॉली ए क्यों? क्योंकि एडेनिन जुड़ रहा है ना, बहुत सारे एडेनिन जुड़ रहे हैं। कितने जुड़ रहे हैं? 200 न्यूक्लियोटाइड्स के एडेनाइलिक एसिड जुड़ रहे हैं, तो इसलिए इसको पॉली ए टेल कहा जाता है। नाउ इट बिकम्स स्टेबल। अब इसमें देखो, इसमें इंट्रॉन्स हटा दिए, इसमें 5 प्राइम पे इसमें 7 मिथाइल ग्वानोसिन ऐड कर दिया, इसको कैपिंग कर दी। उसके बाद और इसके टेल पे पॉली ए टेल बना दिया, 200 न्यूक्लियोटाइड जोड़ दिए। अब इसके बाद तब जाके क्या बनेगा? स्टेबल बनेगा। ये अब स्टेबल बन गया। बाय द प्रोसेस ऑफ आरएनए स्प्लाइसिंग प्रोड्यूस फंक्शनल एमएमआरएनए, इट इज़ एक्सोनिक आरएनए। इन आरएनए स्प्लाइसिंग नॉन कोडिंग पार्ट्स रिमूव, नॉन कोडिंग पार्ट्स उनको रिमूव कर देते हैं। किससे? कौन सा एंजाइम हेल्पफुल होता है? राइबोन्यूक्लियस एंजाइम हेल्पफुल होता है। एंड कोडिंग पार्ट को ज्वाइन किया जाता है किससे? आरएनए लाइगेज के थ्रू ज्वाइन। जो इंट्रॉन्स है ना उसको हटा देंगे, और जो एक्सॉन उनको जोड़ देंगे, और जो हटाने में जो काम कौन कर रहा है? राइबोन्यूक्लियस एंजाइम हेल्पफुल कर रहा है। और बाद में जो एक्सॉन बच गए उनको जोड़ने का काम कौन कर रहा है? आरएनए लाइगेज हेल्पफुल है। सम स्पेसिफिक प्रोटीन आर ऑल्सो हेल्पफुल इन आरएनए स्प्लाइसिंग, जो आरएनए को तोड़ने में। और भी जो प्रोटीन है वो भी हेल्पफुल है, जैसे कि SNRP। इसको क्या बोलते हैं? स्मॉल न्यूक्लियर राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन। These NRP proteins combine with some other proteins and sRNA to form spliceosome complex। अब ये जो SNRP है ना, स्मॉल न्यूक्लियर राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन, ये कंबाइन होते हैं अदर प्रोटीन से कंबाइन होते हैं, और इसलिए ये क्या बना देते हैं? स्प्लाइसोसोम कॉम्प्लेक्स बना देते हैं।
यही स्प्लाइसोसोम कॉम्प्लेक्स के होते हैं। और ये एटीपी को यूज़ करते हैं आरएनए को तोड़ने में, आरएनए को कट करने में। और जो देखो मैंने जो नॉन कोडिंग पार्ट है उसको हटा दिया, कोडिंग पार्ट को ज्वाइन कर लिया। उसके बाद नॉन कोडिंग पार्ट ऑफ एचएनआरएनए रिमेन इनसाइड द न्यूक्लियस। और जो एचएनआरएनए है नॉन कोडिंग पार्ट वो न्यूक्लियस में रहेगा। वो प्रोटीन बनाने में ट्रांसलेशन नहीं होता है, सिर्फ कोडिंग पार्ट का ही प्रोटीन बनाने में हेल्पफुल होता है। और ये न्यूक्लियस से बाहर साइटोप्लाज्म में आ जाएगा और बाद में ये साइटोप्लाज्म में आने के बाद ये प्रोटीन में ट्रांसलेट हो जाता है। मोस्टली यूकैरियोटिक जीन्स आर एग्जाम्पल ऑफ स्प्लिट जीन। जो स्प्लिट जीन होते हैं ना वो यूकैरियोटिक जीन होते हैं। बट जीन विच फॉर्म हिस्टोन एंड इंटरफेरॉन प्रोटीन आर नॉन स्प्लिट जीन। लेकिन जो जीन हिस्टोन प्रोटीन और इंटरफेरॉन प्रोटीन बना देते हैं वो नॉन स्प्लिट जीन होते हैं। इट कंटेन ओनली एक्सोनिक पार्ट। देखो जो यूकैरियोट्स होते हैं वो स्प्लिट जीन के एग्जाम्पल हैं और जो प्रोकैरियोट होते हैं वो नॉन स्प्लिट जीन के एग्जाम्पल हैं। इन यूकैरियोट्स आफ्टर ट्रांसक्रिप्शन स्प्लाइसिंग प्रोसेस ऑल्सो ऑकर। यूकैरियोट में क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन के बाद स्प्लाइसिंग हो जाएगा। स्प्लिट जीन्स तो यही बताया गया। देखो फंक्शनल पार्ट एक्सॉन है, नॉन फंक्शनल पार्ट इंट्रॉन्स है। फिर फंक्शनल पार्ट ये एंटीसेंस स्ट्रैंड है। अब इसका ट्रांसक्रिप्शन होगा, ट्रांसक्रिप्शन में क्या हो जाएगा, कोडिंग पार्ट, नॉन कोडिंग पार्ट, कोडिंग पार्ट। तो ये क्या हो जाएगा, अनस्टेबल हेट्रोजेनस आरएनए होगा। अब इसका स्टेबलाइजेशन होगा। स्टेबलाइजेशन में क्या होगा, 5N पे क्या होगा, 7-मेथाइल ग्वानोसिन जो वो है वो ऐड हो जाएगा, इस कैपिंग हो जाएगी। ठीक है। और एंजाइम कौन सा हेल्पफुल हो रहा है, ग्वानिल ट्रांसफरेज हेल्पफुल हो रहा है। उसके बाद जो नॉन कोडिंग स्ट्रैंड है उसको तोड़ा जा रहा है, किससे, स्प्लाइसोसोम कॉम्प्लेक्स की वजह से। इस जो तोड़ेगा राइबोन्यूक्लियोस हेल्पफुल के एंजाइम्स की वजह से। और बाद में जो ये कोडिंग पार्ट है उनको ऐड करेगा आरएनए लाइगेज। और टेलिंग हो जाएगी 3N पे, जहाँ पर कि पॉलीएडेनिन पॉलीमरेज एडेनिक एसिड अटैच हो जाएगा और इसमें हेल्पफुल होगा पॉली पॉलीमरेज एंजाइम। फिर तब बन जाएगा mRNA। तो ये कोड दिए हुए हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट जो वीडियो आएगी उसमें हम जेनेटिक कोड के बारे में पढ़ेंगे, कैसे ये प्रोटीन फॉर्मेशन होता है, कौन कौन से जेनेटिक कोड होते हैं, कैसे वो कौन सा जेनेटिक कोड कौन से अमीनो एसिड के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। आपको अगर वीडियो समझ आया है, आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू।